नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का दूसरा वीडियो है। यांत्रिकी चैप्टर है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, ये ध्यान रहे कि सदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश राशि इसमें सब होगा। तो सदिश राशि के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सदिश राशि के लिए याद करने के लिए भी या व ये आपको याद होना चाहिए। भी या वह, जिसमें जिस शब्द में रहेगा वो हमारा ये सदिश राशि होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समवेग, वेग और कोणीय वेग, ये हमारा सदिश राशि है। तो नहीं है तो एक है इसका आंसर, ये द्रव्यमान, ठीक है ना। ये हमारी सदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। ये सब तीनों सदिश राशि है। अदिश राशि में मतलब कि ये जो वो वाला शब्द छोड़ करके जितने भी हैं वो अदिश राशि होगा। देखिए ये वाला गुण, ये वाला संवेग, ये है सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि। अब उपेक्ष सभी तो उसमें होगा नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, 27 देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि निकालना है। सदिश राशि, सदिश, सदिश बने भ से रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, ये नहीं है। ठीक, व और भी, देखिए ये वाला आंसर होगा। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ये बात याद रखें, नहीं है। नहीं है का मतलब कि इसमें एक अदिश होगा, उसके बाद टोटल सदिश होंगे। देखिए वी इसमें भी है, इसमें भी है, और वह, तो ये हो गया हमारा सदिश राशि। अदिश राशि कौन है? तो ये वाला होगा, आयतन अदिश राशि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। तो निम्नलिखित में से सदिश राशि, सदिश राशि मतलब भी, ये वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पे, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, यानी कि इसमें व्युत्पन्न परिणाम होगा। उत्पन्न उत्पन्न किया गया, ये भी उत्पन्न किया गया है, ये भी है, तो ये भी है, इसमें आंसर होगा ये वाला। मतलब ये उत्पन्न किया गया है, तो इसमें नहीं किया गया आंसर, तो हमको नहीं के हिसाब से देना है, तो द्रव्यमान जो है इसका होगा। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या कर रहा है? 31 कर रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर, यानी कि सेकंड हो गया ना, सेकंड स्क्वायर। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। देखिए वेग परिवर्तन कब होगा? प्रारंभिक वेग नहीं, प्रारंभिक नहीं, अंतिम वेग होगा ना। पहले पहले अंतिम वेग होगा। मान लीजिए अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में टी, ठीक है। तो जब ये मान होगा तो इसको हम लोग अंतिम वेग को v से प्रयोग करते हैं, माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ रहा है? ई माइनस भी माइनस यू अपन टी, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो याद रहे कि v माइनस यू अपन टी होता है वेग परिवर्तन की दर। मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर ही, जितने सेकंड में अंतर होगा उसी को ना हम लोग वेग परिवर्तन बोलेंगे, ठीक। चलिए अब कह रहा है यहाँ पे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इसका है द्रव्यमान, ठीक है। प्लांक अचर, प्लांक अचर किसका आयाम है? प्लांक अचर ये है कोणीय गति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 34 नंबर। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने से आवर्तकाल का होगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये झूला है, यहाँ पे लटका हुआ है, तो जब ये मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो जब इसका ये कम होगा ना, आर तो इसका जो ये वाला वेग होगा, आवर्तकाल मतलब यहाँ से आने जाना, ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। घूर्णन करती हुई गोल में अचानक उसका लड़का आकर बढ़ जाए तो वो रुक जाएगा। तो उसके चाल जो कोणीय वेग हो, जैसे देखिए ये ऐसे है, ये कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग का मतलब ये होता है कि इसके चाप पर केंद्र से बनाई गई थीटा जो होता है वही कोणित वेग होता है। इस पे यहाँ पे ये वाला हो जाएगा ना। तो अब देखिए इस पे अचानक कोई भार पड़ जाएगा, इस पे कोई लड़का बढ़ जाएगा, तो इसका मान जो होगा, ये वाला कोणीय जो थीटा मान होगा कम हो जाएगा।
तो वही कह रहा है कि यहाँ पे आंसर वो ए होगा। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पे तीसरा कि यदि किसी चलती हुई उसका वेग दोगुना कर दिया जाए, उसका उसका क्या बढ़ेगा। ठीक ना, वेग दोगुना कर दिया जाए उसका क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या त्वरण दोगुना होगा, गति दोगुना होगी, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा चरगुना होगी, और भार दोगुना होगा। तो ये तो नहीं होगा। ठीक, अब कह रहा है कि वेग दोगुना कर दिया जाए, तो मान के चलिए कि गति अब इसी दोनों से गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है सूत्र, 1/2 mv²। ठीक है ना, अगर मान लीजिए इसको वेग को दोगुना कर दिया, यानी 1/2 गुणे यम इंटू इसको 2 का गुणा 2, मतलब पावर में हो जाएगा ना। ये देखिए यहाँ पे ये चीज पावर में हो जाएगा, ये ध्यान रहे। ये वाला जैसे 2 का इस 2 भी स्क्वायर हो जाएगा ना, इसी को ना वेग को कर रहा है। तो देखिए 1/2 गुणे m तो है ये है जो वेग है, ये हो जाएगा 4v², यानी कि ये बढ़ गया ना 4 गुना। तो इसी को कह रहा है कि तो इसका आंसर ये होगा कि इसका मान जो होगा, गतिज ऊर्जा जो होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका मान आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, सी। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। देखिए किसी भी पिंड में द्रव्यमान और भार में, तो द्रव्य का जो मान होगा वो सब बराबर होगा, लेकिन भार जो होगा भिन्न होगा। कारण अगर हम पृथ्वी पे कोई द्रव्यमान का मान लीजिए 10 केजी है, ये देखिए 10 केजी का भार और द्रव्यमान अंतर है। जब ये पृथ्वी पर आता है तो इसको हटा देते हैं, 10 केजी ना करके इसको 60 केजी करते हैं, तब समझ में आएगा आप लोगों को। अगर ये 60 केजी है, तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ यहाँ पे 60 केजी है, तो जब ये चंद्रमा पे जाएगा, चंद्रमा पे, तो 1/6 हो जाएगा। यानी 1/6 का मतलब कि इसका 1/6 हो जाएगा, तो ये 6 केजी हो जाएगा। वही चीज भार तो अंतर आ गया, लेकिन जो इसका आयतन मान लीजिए इसमें इसमें जिस कण से द्रव्यमान होगा उसका मान उतना ही रहेगा, लेकिन भार में अंतर आ जाएगा। तो देखिए स्थिर कर रहा है कि द्रव्यमान अपरिवर्तित नहीं रहेगा, लेकिन भार स्थिर रहेगा। तो भार तो स्थिर तो नहीं रहेगा, लेकिन ये अपरिवर्तनीय रहेगा। ठीक है ना, परिवर्तनीय होगा, अपरिवर्तनीय। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। इसमें दोनों सत्य है, तो एक गलत हो गया तो दूसरा तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। दोनों गलत, ये नहीं है। देखिए द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38 है, किसी स्थिर स्थिर मतलब रुकी हुई या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाता। तो जब कोई वस्तु गतिशील या स्थिर अवस्था में रहती है, तो उसमें बाह्य बल अगर न लगे तो वो हमेशा चलती रहेगी, या तो गतिशील करती रहेगी, तो या तो रुकी रहेगी। ठीक है ना, तो ये गति का प्रथम नियम होता है। ठीक है ना, ये जो सक्रिय न हो तो वो गति का प्रथम नियम होता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है। ठीक है, इसमें देखिए 29 में, किसी असंतुलित द्वारा किया गया पिंड में उत्पन्न त्वरण त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होगा। माने अगर बल बढ़ेगा तो उसका त्वरण घटेगा, अगर बल बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया किससे संबंध वाला। ठीक है ना, तो देखिए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए। तो एक ही वस्तु नहीं, मान लीजिए कभी बंदूक हो गया, बंदूक और गोली एक ही वस्तु पे नहीं लग सकता है, उसका 2 ही वस्तु भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो देखिए भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, भिन्न वस्तु पर ही हमेशा लगना चाहिए। परिणाम का बराबर और नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तीसरा समान ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन 40 है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया, गति का तृतीय नियम होता है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है, ये याद रहे। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन किस गति का तृतीय नियम। इसलिए कि मान लीजिए ये जो पानी का सतह है, आदमी जब इस पे चलता है ऊपर, मान लीजिए तो ये गोड़ पटकता है यहाँ पे, तो ये जितना दबाएगा नीचे उतना ही ऊपर जाएगा। तो इसलिए इसका गति का तीसरा नियम लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं करेगा। तो किसका कथन है, तो ये तो न्यूटन का है, न्यूटन का प्रथम नियम ही है। ठीक है ना, तो मतलब ये न्यूटन बोला है। ठीक, बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से है। बल की परिभाषा जो होता है, गति का पहला नियम जो होता है उसी पे है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए 45, किस पिंड की उस गुण को क्या कहते हैं, उस गुण धर्म को क्या कहते हैं, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। यही जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, जड़त्व का नियम। ठीक, ये न्यूटन का प्रथम नियम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। न्यूटन के पहले नियम भी कहते हैं तो जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो तृतीय नियम, ठीक है ना, तृतीय नियम है ये। इससे कि जब मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है तो इस पे जो घोड़ा होगा, घोड़ा मान लीजिए इस पैर का इसका होगा ना, तो इस पे दब डालेगा तो ये होगा आगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में याद है कि गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल घोड़े पर नहीं, ये नहीं होगा। घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित, ये भी नहीं होगा। घोड़े द्वारा अपने पैरों पर पृथ्वी का आरोपित बल, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। डी होगा कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल तभी ना आगे बढ़ेगा। ये अगर घोड़ा पृथ्वी पर लगाए तो पृथ्वी आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो घोड़ा आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, जब चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे क्यों। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम। मान लीजिए अचानक कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें तुरंत अपने स्थान को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। ये हो गया न्यूटन का पहला नियम है, इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट की सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, हम लोग सब नहीं रॉकेट तृतीय नियम है, इसको लगाए थे हम लोग तृतीय नियम। ठीक है ना, तृतीय नियम है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होते हैं। ठीक, न्यूटन का इसको बल का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक, चलिए तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलाना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका के कारण विरामावस्था में रहता है। जब वो विरामा जड़त्व में रहेगा, जब अचानक वो चलेगा तो आगे गिरने का संभावना बढ़ जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आगे आती हुई बाल को क्यों हाथ को पीछे क्यों खींचता है, उसका बाल का विश्राम स्थिति में आ सकता है। ठीक है ना, जैसे वो जब पीछे करेगा तो संवेग को कम करते जाएगा, संवेग को, इसीलिए वो पीछे का बाल करता है कि घाव ना लगे, ना तो छटक जाएगा उस हाथ से। ठीक है, तो ये इसका आंसर 51 का ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला 52 नंबर क्वेश्चन, बल द्रव्यमान गुणे ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, इसका मान समझिए। ये जो 52 का है गुणनफल, बल का गुणनफल क्या होता है, माने बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है यम इंटू ए। ठीक है ना, तो यम का मान होता है, माने यम द्रव्यमान का संकेत है और त्वरण जो है ए का है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, जब कोई 53 है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति, ठीक है ना, तो देखिए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत चीज है। भार घट जाएगा, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, पृथ्वी पर उसका 60 kg है, ठीक ना, 60 kg वजन है, तो जब वह चंद्रमा पे जाएगा तो उसके तो मान लीजिए वही आदमी जब जाएगा तो उसके तो द्रव्य में के मान में कोई अंतर तो होगा नहीं, तो वहां पे जा करके 6 kg हो जाएगा चंद्रमा पे। ठीक है ना, मून पे जा करके उस आदमी का वजन 6 kg हो जाएगा, इसलिए कि उसका 1/6वां भाग होता है पृथ्वी का, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 54 है कि यदि हम पृथ्वी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलते हैं तो जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ेगा। क्यों होगा कि इसका जो आर का मान होगा, बटा में जो होगा ना आर का मान होगा, ये घटेगा, जब ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जी का मान। जैसे एक चीज देखे होंगे, एक है गुरुत्वाकर्षण का जी m1/m2/r² होता है। अरे ये वाला मान जानते होंगे आप लोग, इसी पे ही लगता है। ठीक है ना, ध्रुवों पर जाने के लिए। तो ये ध्रुवों पर माने भूमध्य रेखा से, जैसे पृथ्वी है, ये जो भूमध्य रेखा से आप, यह ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ वाला है, साउथ वाला, जब आप इससे इधर जाएंगे ध्रुव की साइड, तो आपका जो जी का मान होगा वो बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 है कि शरीर का वजन क्या है, तो शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, नहीं, ये चीज गलत है। एक जानते हैं कहाँ सबसे मतलब समान रहेगा, बस विषुवत रेखा पर जहां भी जाएंगे, ये इधर से लेकर के इधर
तो वहां पे समान होगा, लेकिन वह ध्रुव पर जाएंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। देखिए ये विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है नहीं, अब मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है तो ये भी नहीं, तो ये इसका आंसर होगा बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है, तो गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है वहां पे। पृथ्वी की अपेक्षा वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण उसका जो भार होता है कम होता है। ठीक है ना, तो उसका उछाल ज्यादा होगा यहाँ पे। ये हो गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक, चलिए ये देखिए 57 है कि 20 kg वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े जाने पर कोई कार्य शून्य होगा। शून्य होगा, कारण क्या है कि ये जो शून्य होगा इसका 90 डिग्री पे, साइंस के अनुसार। अब एक कुली जो है 90 डिग्री पे अगर वो बोझ लेकर के जाएगा तो साइंस के अनुसार वो शून्य कार्य किया, लेकिन कारण क्या है कि इसमें कास थीटा का कास 90 का मान 0 होता है। कास 90 का मान 0 होता है। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उस पर विस्थापित करने में असफल हो तब वो कोई कार्य नहीं करेगा। अगर वह किसी दीवार को धक्का देगा तो उस पर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 59 पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे को झुक जाता है क्योंकि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक, गुरुत्वाकर्षण के सीध में लाने के लिए। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 60 की पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। उसका कारण क्या है कि गुरुत्व केंद्र जो होता है, गुरुत्व केंद्र को ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार से होकर जाती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का जो गुरुत्व रेखा है उसके सीधा से हो जाती है, इसी के कारण वह तिरछी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61 जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है। पानी का पाइप फट जाता है, कारण क्या है कि जब मान लीजिए किसी पाइप में पानी भरा रहता है, तो इस तरह से ना समझिए, ये वाला समझिए कि जैसे एक गिलास है, उस गिलास में देखिए मान लीजिए ठीक है ना, इसका जो कण होता है, पानी का जो मान द्रव कण होता है उसका घनत्व कम अधिक होता है, इसका घन कम होता है। और जब वही सॉलिड बर्फ बन जाएगा तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। इसका अधिक घनत्व होता है द्रव का और इसका घनत्व कम होता है, 1/10 भाग का अंतर आता है। अगर इसी के कारण ये फट जाता है तो मतलब ये समझिए कि जब वह बर्फ बनेगा, कोई भी पानी बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। जो आयतन होगा इसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा इसका आयतन बढ़ जाता है। तो जब वह पाइप में किसी में जब बढ़ेगा, मान लीजिए ठंडा होगा तो ये बर्फ बनेगा तो बढ़ेगा, इसी के कारण फट जाता है। तो इसका आंसर होगा कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 62 है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। वही बात हो गई, इसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि द्रव का जो पानी जो होता है द्रव में, उसका घनत्व ज्यादा होता है, उसका आयतन कम होता है। और वही उसी पानी का, जितने पानी अगर मान लीजिए गिलास में भरा गया, उसी को अगर हम बर्फ बनाएंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा तो इसी के कारण से वो फट जाता है। ठीक, 63 नंबर पे 63 क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए मान लीजिए 9 डिग्री है, इससे घट घट के तो 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी का सबसे ज्यादा घनत्व रहता है, सबसे ज्यादा घनत्व रहता है। तो यानी कि उसका आयतन पहले घटेगा फिर उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व यहाँ पे होगा तो सबसे कम यानी कि घट जाएगा, तो ये घटना हो गया। और उसके बाद से बढ़ेगा, ठीक है ना, उसका आयतन फिर बढ़ेगा। चलिए इसमें घट रहा है तो दोनों घट रहा है, एक बढ़ेगा एक घट रहा है, तो इसमें आयतन घटेगा। सबसे कम आयतन होता है, सबसे कम घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व -4 पे होता है किसी बार का, उसी पर जमने लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित, आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि नाव के भार के बराबर
नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह को नीचे करता है, ठीक है ना। ये आर्किमिडीज का पहला सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये वाला, किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा गति का प्रथम नियम लगता है। जिससे किसी स्थिर वस्तु, स्थिर या गतिशील वस्तु को वहां बल न लगाया जाए तो वो अपने गति को पकड़ेगी या तो स्थिर रहेगी, ठीक है। तो जब उस पर अचानक कोई वर्क किया जाएगा तो वह गति का पहला नियम कार्य करेगा, ठीक। ये सब जितने देखिए, ये सब जितने भी है क्वेश्चन पूछा गया है, ये लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हुआ है। कितने बच्चे हमारे साथी बच्चे चाहे साथी जो भी हैं, वो लोग किताब कई बार पढ़े होंगे लेकिन ऑप्शन नहीं लगाए होंगे, तो किताब पढ़ते होंगे भूल जाते होंगे, करते होंगे भूल जाते होंगे। इसी के चलते हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, किताब तो पढ़ेंगे ही होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि उस पर घर्षण कम होता है। वहाँ पे घर्षण कम होगा, जिससे किसी भी बैरिंग में, बैरिंग जो बनता है, मान लीजिए उसमें बैरिंग में ये वाला आता है छड़, तो उसमें तेल क्यों डाला जाता है कि उसका घर्षण कम हो जाए। तो जब किसी बर्फ पे अगर पैर रखेंगे तो पिघलेगा, पिघलेगा तो वो उसमें जो बीच के जो घर्षण होता है वो कम हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा डी, ठीक है। चलिए, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ चलना कठिन होता है। कारण यह है कि रोड़ी युक्त में जो होगा, जो घर्षण बल अधिक होगा, ठीक है ना। घर्षण अधिक होगा जिससे कि, और इसमें घर्षण कम होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन भी है, मुलायम बर्फ मुलायम और स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। नहीं, इससे नहीं मतलब है। यह है कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। मतलब रोड़ी का जो होता है वो घर्षण बल अधिक होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान, क्योंकि लुढ़कने पर उसका फिसलन घर्षण बल जो होगा कम हो जाएगा, ठीक ना। उसका लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन की अवस्था की तुलना में कम हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें कोई घर्षण नहीं लगेगा, घर्षण दूसरा चीज होता है। रगड़ कर ले जाएंगे तो घर्षण होगा, वो रुकेगा गाड़ी। कोई भी पहिया हो अगर उसको रगड़ दे, मान लीजिए कोई पहिया घूम रही है, उसको अचानक रोक करके उसको खींचेंगे तो उस पर घर्षण पर ज्यादा लग जाने के कारण उस भारी चलने लगेगा, ठीक है। चलिए, 69 क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर ऊपर उठ जाएगा। कारण क्या है कि नदी का जो बहाव, माने नदी होता है, ये समुद्र मान के चलिए, तो जो नदी का जो पानी होता है उसका घनत्व तो कम होता है, ठीक है। और जब यह जब समुद्र में गिरता है तो वहाँ पे जो लवण होते हैं, लवण के कारण यहाँ पे घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो नाव होता है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोहे की कील पारे में क्यों डूब जाती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। अच्छा देखिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो पानी और पारे में जो होगा, इसका पारे का घनत्व ज्यादा होता है, इसकी अपेक्षा लोहा की अपेक्षा पारे का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक। लेकिन जब ये पानी में जब डालेंगे लोहे को, इसका घनत्व कम होता है लोहे की अपेक्षा, इसी के कारण इसमें डूब जाता है और इसमें तैरता रहता है। देखिए, लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक कठोर पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, ठीक है। तो विस्थापित भार के बराबर, पानी को जो विस्थापित पानी होता है उसके भार के बराबर ह्रास होगा, ठीक है। वही आर्किमिडीज का प्रथम नियम होता है, ठीक। देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। वही जो लोहे का पारा में तैरना और पानी में डूबना वही काम है। देखिए, बर्फ पानी से हल्का होता है, कन्फर्म है। कारण अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो बर्फ, मान लीजिए ये बनेगा, जैसे मान लीजिए 1 गिलास ये जल है, इस बर्फ बढ़ेगा तो इसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, यहाँ से ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बर्फ का। जबकि द्रव का इतना ही रहेगा। तो जब ये हल्का होता है तो बर्फ यानी कि पानी से हल्का हो जाएगा और अल्कोहल से भारी हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 73 है, स्टील की गोली पारे में तरती है। वही बात है, फिर वहां पे स्टील की गोली पारे में तरती है तो स्टील का घनत्व पारे से कम होता है, चाहे पारे का घनत्व स्टील से अधिक होता है, बात तो वही है। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। 73 74 देख ले, 74 देखिए, एक लोहे के गेंद पारद या मकड़ी, वही पारा हो गया,
सी भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो लोहे के गेंद, यानी तैरने लगेगा, सतह पर तैरने लगेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए 75 नंबर, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है, अधिकतम होता है। और जल का जो घनत्व होता है सबसे ज्यादा +4 डिग्री पर होता है। ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक घनत्व कब होता है पानी का, 4 डिग्री पे। ठीक, वस्तु की मात्रा, 76 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है उसका घनत्व। मात्रा बदलने पर, मात्रा मान लीजिए कि अगर कोई 5 kg का पानी है उसको 2 किलो कर देंगे तो उसका भी तो घनत्व सेम होगा, इसका भी घनत्व होगा, लेकिन आयतन कट जाएगा। मान लीजिए कि भार भी हट जाएगा, द्रव्यमान भी हट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77 कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। वही जो नदी 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 में जो नाव रहता है वो नीचे रहता है, वही समुद्र में जब जाता है तो ऊपर उठ जाता है। वही कारण है कि आसान रहता है इसमें। देखिए समुद्र की पानी का घनत्व साधारण पानी के से ज्यादा होता है, उसमें नमक का जब घोल हो जाता है तो वो घनत्व ज्यादा हो जाता है समुद्र के पानी में, इसीलिए उसमें तैरना आसान हो जाता है, ऊपर आदमी चला आता है। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व रहता है, निम्न घनत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, समुद्र की प्लवन करते हुए आइसबर्ग, आइसबर्ग का कितना भाग 1/10 भाग होता है समुद्र तल के ऊपर तैरता है। मतलब कोई इससे नहीं मतलब है, एक बाल्टी में अगर एक बर्फ डाल दिया जाए तो उसका 1/10 भाग उस सतह से, पानी की सतह से ऊंचा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या कर रहा है, सतह के ऊपर रहती है। देखिए समुद्र के प्लवन का आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज कह रहा है कि समुद्र से कितना, 1/9 भाग होगा, मतलब 1/10 तो टोटल आता है, तो मान लीजिए एक कम होगा तो ये 1/9 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। ठीक ना, तो इसका कारण क्या है कि द्रव का, जैसे मान लीजिए ये बांध हो गया, अब इसमें आप पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे एक टोटी लग गया, एक यहाँ पे टोटी लग गया, एक यहाँ पे टोटी लग गया, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा बेग, मतलब जो पानी गिरेगा, मान लीजिए इसको टोटी को खोदे तो पानी सबसे ज्यादा इसका दूर गिरेगा, यानी कि इस सतह पे, निचली सतह पर बेग, पानी का जो दाब होता है सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे, इसीलिए इस बांध को मोटा बनाया जाता है कि नीचे जो पार्ट होगा वो दाब को कम कर देगा। ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा कि गहराई में बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है, जब ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो उसका दाब जो होगा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का दाब गलनांक होता, मतलब घट जाता है। अगर गलनांक, अगर दो बर्फ को एक साथ दबा दिया जाए तो वो उसका जो गलनांक होगा घट जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए क्वेश्चन है कि 82, चौराहों पर पानी के फुवारे गेंद में नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। किसी भी चीज का अगर वेग अधिक हो जाएगा तो वहां पर दाब घट जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्योंकि क्योंकि निचले तल में तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दाब जब बढ़ेगा तो गलनांक घट जाएगा। दलदली में फंसने व्यक्ति के लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। मान लीजिए जैसे सुई होता है तो सुई को अगर इतना नोक पतला किया जाता है तभी वो तेज हो जाता है, तो उसका ताप क्षेत्रफल को कम कर दिया जाता है, वो घुस जाएगा। अगर उसको क्षेत्रफल को जब बढ़ा देंगे तो ताप कम हो जाएगा, तो वही हो जाएगा यहाँ पे, उसके क्षेत्रफल को अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, गलनांक कम हो जाता है, घट जाता है ताप बढ़ने पर। देखिए बर्फ में एक बात याद रखिए, किसी भी जैसे वायुमंडल में, मतलब यह हवा का अगर वेग बढ़ा दिया जाए, हवा का वेग बढ़ा दिया जाए तो हाँ दाब कम हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे दिया है कि दाब अगर बढ़ा दिया जाएगा तो गलनांक घट जाएगा। ये बात ध्यान रहे बर्फ में। ठीक, चलिए हाँ 86 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि क्योंकि देखिए छतों का आकार जटिल होता है, नहीं ये नहीं होगा, छत पर बंधी नहीं होती है, कसकर बंधी नहीं होती, ये भी गलत है। और फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है, नहीं,
तो कोई तो कारण होगा, नीचे जो वेग होगा कम होगा और उच्च वेग ऊपर होगा। देखिए छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग, जो वेग होगा तेज होगा और दाब उत्पन्न कर देती है, छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, ठीक है ना। और उसके बाद छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसी के कारण वो उठ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है। वही चीज है कि दाब जो होगा रेलगाड़ी के दाब कम हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक में खून निकलता, कारण क्या है कि वायुमंडल पे दाब कम हो जाता है, तो जब दाब कम होगा ना तो हमारा ये जो शरीर का जो होगा वो बाहर सब कुछ निकलने लगेगा, वही ब्लड बाहर निकलने लगता है, कई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण ऐसा होता है। वही कारण देखिए इसमें भी होता है, हवाई जहाज के फाउंटेन पेन में से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि वही ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। अब देखिए यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या एक से कम कर दिया जाए तो पृथ्वी का जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ठीक है ना, बढ़ जाएगा। त्रिज्या कम करेंगे तो उसका जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91 है कि ऊंचाई ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के ताप पर क्यों उबल जाता है, क्योंकि उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब कारण होने का कारण ऊपर बिंदु जो होता है नीचे रहता है, क्वथनांक सर है, ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडल दाब अधिक होता है, साबुन के अंदर साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी नहीं फूटेगा, ठीक है। 93 क्वेश्चन है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, उसका घर्षण कम होता है, सीधी सीधी बात है। और देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाने से, अचानक जब गिरेगा तो आंधी और झंझावात आएगा। इसमें 3 तरह के होते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ मान लीजिए अचानक ये गिरेगा अचानक, तो उसमें आधी झंझावात की संभावना आएगी, ठीक है। अगर धीरे धीरे पारा ऊपर बढ़ेगा तो मौसम साफ होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 95 पे, तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने लगता है, पृथ्वी के अवमाप में वृद्धि हो जाती है, अवमाप में कमी हो जाती है, नहीं होगा। गुब्बारे का अवमाप में कमी हो जाती है, ये भी नहीं होगा। अभी गुब्बारे का चपटा होने का ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए 95 हो गया। अब लिखते हैं क्वेश्चन को 96 को। 96 क्वेश्चन है, इस समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, तो दाब घट जाता है, ठीक है ना, ऊंचाई पर बढ़ने पर वायुमंडल दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर इसी तरह से 96 है, 97 हो गया, 96 हो गया, 97 का लगाएंगे। जब 14 वायुदाब किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि दाब घट जाता है, निम्न हो जाता है, वही चीज है, ठीक है। चलिए आगे 98 है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग क्यों लगाता है, उसका वायुमंडलीय दाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायुमंडलीय दाब बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब ये 99 है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि क्योंकि वायुमंडल ऊपर घट जाता है, वायुमंडलीय दाब जो घट जाते के कारण ये गुब्बारा फट जाएगा, तो इसका डी आंसर। क्वेश्चन 100 है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बनता है, क्योंकि अधिक दाब होने के कारण उबलते हुए पानी का तापमान बढ़ जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। 101 क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन ये इसमें परमाणु होता है। देखिए आगे बढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होता है तो नाभिकीय संलयन, निर्माण होता है, उत्पन्न होता है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डायनमो का परिवर्तन क्या करता है, 103 का है, यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र है, यांत्रिक मतलब यंत्र है, यंत्र को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। ये देखिए विद्युत जो होता है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि जो मोटर होता है, जो हम लोग जैसे देखे होंगे आटा चक्की की चलता है तो वो इसमें रहता है, उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में, यानी कि ये ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर उच्च से निम्न करता है, निम्न को तो वो ये दोनों तो ट्रांसफार्मर कर देंगे,
ये वाला ये हो जाएगा, ये आंतरिक से, ये तो डायनामो जो होता है यांत्रिक से विद्युत में बदल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है कि प्रकाश वोल्टीय सेल में प्रयोग प्रयोग से सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में प्रकाशीय ऊर्जा होता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा होता है उसी को सौर ऊर्जा को परिवर्तन कर देता है। ठीक है, 105 है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा मतलब कि चलता हुआ, गति करता हुआ, तो चली हुई गोली ये भी है सही, ये भी सही है। थोड़ा चलता हुआ बहता हुआ तो पानी, यानी कि ये तो स्थितिज, खींचा हुआ धनुष जो होता है स्थितिज ऊर्जा है, इसका मतलब कि यही होगा। ठीक, अब बढ़िए 107 क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वही इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, जिससे इसका आंसर होगा कि 1/2 गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 mv² होता है। ये भी का कितना कर, 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि 2v² हो जाएगा, तब ये दोनों, ठीक ना, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसका मान कितना हो गया? 4 गुना, तो वही 4 गुना। 107 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे 117 तक पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन 107 108 हो गया कि सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि हम जब गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध में, गुरुत्व के विरुद्ध से, गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये नहीं होगा, ये ध्यान रहे, ये जो गुरुत्व है उसके विरुद्ध हम कार्य करते हैं। ये तो होगा नहीं, गुरुत्व की दिशा में कार्य करना, ये तो होगा नहीं, व्यक्ति में कोई कार्य नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, कार्य तो कर ही रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है, मतलब न उत्पत्ति किया जा सकता है न कम किया जाता है, तो ये ऊर्जा का संरक्षण नियम है। चलिए 110 पे है, स्वचालित वाहनों में स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम कहते हैं? पास्कल का नियम होता है। जैसे किसी भी जैसे देखे होंगे, कोई भी जैसे जेसीबी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक होता है वो पास्कल के नियम पे ही वर्क करता है। ठीक है ना, वही बनाए हैं पास्कल का नियम। 111 है कि रेल की पटरी अपने बकरों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? बैंक की गई होती है, ये होता है रेलगाड़ी के, सी होता है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल, भैया चल जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, साइकिल चलाने पर मोड़ लेते समय झुक जाते हैं तो गुरुत्व के केंद्र की अंदर गिरने से बचते हैं। ये वाला साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुक जाते हैं? तो कारण यह है कि अपकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय नहीं, अभिकेंद्रीय बल था, वह झुका हुआ था ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बचाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर क्यों झुक जाता है? बाहर क्यों तो नहीं झुकेगा, आगे क्यों, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं झुकेगा, ये वाला। ठीक है ना, वो जब साइकिल मुड़ेगा तो ऑटोमेटिक उसको अंदर की तरफ मोड़ना होगा, झुकना होगा। चलिए 14 है, 114 क्वेश्चन है कि जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है उसमें क्रीम किस अपकेंद्रीय बाहरी वाला अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है ना, केंद्रीय बल के कारण। ठीक, 115 है कि जब बाल्टी की पानी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तो पानी बाल्टी से उच्च स्थिति में नहीं गिरता है क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी की वजन से अधिक होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रण के कारण सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रण के कारण, अपकेंद्रण वही हुआ अपकेंद्रीय। ठीक है ना, अब देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है? तो ये देखिए वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होगा कि इस पर गैस और अणुओं का पलायन वेग और उनके वर्गमूल के वेग से कम होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े 117 क्वेश्चन तक, पहले दूसरा वीडियो था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।